जी, आज हम देखेंगे कि पेपर को किस तरह बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, आंसर किस तरह करना है, ये चीजें आज क्लास में डिस्कस की जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला क्वेश्चन रीड करें। दे आर आस्किंग के elaborate पाकिस्तान इज लोकेटेड near the crossroads of South Asia, explain its strategic or political importance and challenges. So it has two sentences, two इसके अंदर उसने पूछी हैं। एक ये है जो आप एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तान की लोकेशन को, और दूसरा पार्ट ये है जिसके फर्दर टू पार्ट्स हैं कि आप इसके इम्पोर्टेंस बताएंगे और चैलेंजेस बताएंगे। अब इसमें हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बताता रहता हूँ वक्तन फवक्तन के आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे, एक कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप इंट्रोडक्शन एक कोटेशन से स्टार्ट करेंगे तो इट विल बेसिकली स्टैंड आउट योर पेपर। अगर उसमें आपको नजर आती है, रेलिवेंट कोटेशन याद होती है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो इंट्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट किया, साइंस लिखे यहाँ पे। प्रेजेंट एट द क्रॉसरोड्स ऑफ साउथ एशिया, पाकिस्तान होल्ड्स द क्राउन ऑफ बीइंग अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। So this is a very good start, like you love to read it. It is really easily readable. तो इस तरह की चीजें आप इजीली इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है। अब उसके बाद जब हम चीज इंट्रोडक्शन आपका आ जाएगा, उसके बाद फिर आप जब जाएंगे अपने मेन हेडिंग की तरफ, तो आपने पहले एक्सप्लेन करना है कि और भी देना है कि वो इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ मैप बना के एलैबोरेट किया है, और हर एक कंट्री के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जी। अच्छा, अब आवाज आ रही है आप सबको? इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की शो की, अब खाली आपने मैप नहीं शो करना होता। अगर आप खाली मैप बना देंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। यू हैव टू इंट्रोड्यूस अदर थिंग्स, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट योर सब्सटेंस इनटू द मैप। सब्सटेंस से क्या मुराद है? आपने फॉर एग्जांपल इस केस में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की जा रही है, तो आपने जो साइडिंग इसके जो अलाइड जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, आपने उनकी डिस्क्रिप्शन ऐड की कि फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान शॉर्टेस्ट रूट टू इंडिया एंड वार्म वाटर प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान इसको। फॉर चाइना शॉर्टेस्ट रूट टू मिडल ईस्ट इज फॉर ईरान शॉर्टेस्ट रूट टू थ्रू पाकिस्तान। मतलब इस तरह की पाकिस्तान प्रोवाइड्स access to these countries, and hence Pakistan is the pivotal state as a interconnectivity चीजें हैं।
कर सकते हैं जो कि आप उसमें डायरेक्शन ऐड करेंगे, नहीं किया। उसमें ग्रेट पावर्स को लिख दिया कि पाकिस्तान इज नेबर with China and India, and that has proper great powers. But explain China is rising. सॉरी, इंटरकनेक्शन दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक्सप्लेन कर रहा था कि अब ये जो पैराग्राफ होते हैं, अब ये आपके क्वेश्चन का मेन आंसर बनाते हैं। अब इसके अंदर हमने थोड़े से, जो मैं लिखता हूँ ना, आपके कमेंट्स में लिखा होगा कि फैक्चुअल आर्गुमेंट्स ऐड करने हैं। आई एम नॉट आस्किंग ओनली फॉर द स्टैट्स। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, जो मैं आपको चीजें बोलता रहता हूँ कि जी चाइना की अगर आप बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखें, इन्होंने लिखा कि पाकिस्तान इज सिचुएटेड एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकेशन, ठीक है। हेलो, आई एम रियली सॉरी, आप आज इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आई हैव नो आइडिया व्हाई इट्स हैपनिंग। In progress. आई हैव नो आइडिया व्हाई इट्स हैपनिंग, बट लेट्स अगेन होप कि इस तरह का इशू ना हो। ये वाला टॉपिक चीज समझ आई जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने पैराग्राफ के अंदर सब्सटेंशियल फैक्ट ऐड करना है, कोई फैक्चुअल आर्गुमेंट ऐड करना है। जैसे इसके अंदर हम आर्गुमेंट की बात करें, तो ये आर्गुमेंट हो सकता है कि जी जिस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शिफ्ट आ रहा है, तो देयर इज अ renewed focus on Asia as US, Russia and China are seeking new alliances, ठीक है। अब इसमें इन्होंने इसकी बात की, दिस इज एन आर्गुमेंट। एक ऑलरेडी चीज है कि भाई न्यू शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, न्यू अलायंसेस बन रहे हैं, तो पाकिस्तान की इनके साथ प्रॉक्सिमिटी है, तो इट इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको बहुत सब्सटेंशिएट करती है चीज, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं चीजों को।
अब इसके अलावा अगर आप दोबारा देखें इसी तरह गेटवे टू सेंट्रल एशिया या बाकी चीजें, तो यही चीज आपने ऐड किया। अब इसमें एग्रेरियन कंट्री में हमने इधर फैक्ट्स ऐड किए कि 7th प्रोड्यूसर है वीट का, और इसी तरह बाकी चीजें जो इकोनॉमिक सर्वे का हमने कोट किया। तो इस तरह की चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब रीजनल स्टेबिलिटी इज नॉट बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, यस, इसमें आप इसको लिंक कर सकते हैं कि कैन प्ले important role in regional stability because of the sectarianism, like different sects present in Pakistan and its mediating role between Iran and Saudi Arabia, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई, चैलेंजेस यहाँ पे आ गई चीजें। तो एक अच्छा आंसर है ये, इन्होंने इसको अटेम्प्ट किया, आई रियली लाइक दिस। उसके बाद फिर क्रिटिकल एनालिसिस हो रही है। तो आई गेव हिम 13 मार्क्स, 14 मैक्सिमम मैंने दिए, 13 14। तो उस तरह आपके नंबर्स इसमें मैंने जो है ऐड किए हैं, तो आई थिंक दिस इज अ गुड नंबर। अब जो मुझे स्टूडेंट्स के कई अच्छे नहीं लगे तो मैंने उनको अराउंड 8 और 10 में किए, तो ताकि डिस्करेज भी ना हो स्टूडेंट्स, एंड इट इज अगेन एन एवरेज मार्क। और अच्छे मार्क्स जो हैं वो 13 14 आपके आ सकते हैं एक एग्जाम में, एक पेपर में। और अगर आप इन्हीं इसी तरह की चीजों को एग्जाम के अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपके बड़े अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस लिखा या कंक्लूजन, तो आप इसमें क्रिटिकल एनालिसिस लिखते हैं या कंक्लूजन लिखते हैं, देयर इज नो इश्यू इन दैट, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैंने एक पेपर एक्सप्लेन किया, और मैंने आपको एक चीजें शेयर की कि भाई किस तरह चीजें बेहतर बनाई जा सकती हैं। अब थोड़ा सा एक और पेपर की डिस्कस करते हैं, और फिर मैं एक और डिस्कस करूंगा, और फिर हम बात करेंगे कि डूज एंड डोंट्स कौन से हैं। आपको ये पेपर नजर आ रहा है? अब आई फर्दर लाइक प्रीवियस पेपर से ये थोड़ा बेहतर पेपर है, और मैं इसको ज्यादा इस वजह से भी लाइक करूंगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। अगर आप इसमें मार्क्स देखेंगे तो आई हैव गिवन हिम more marks, 14, and why one number is added? Because of the way the things are added in it, like the way जो differentiate किया है। For example, introduction में जो आपने हेडर यूज किया, ठीक है, ये सारों के पास यही कोट होगा, बट द वे यू आर यूजिंग इट, इट डिफरेंशिएट्स योर पेपर। इसी तरह पाकिस्तान होल्ड्स योर स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इन साउथ एशिया अलोंग विद इट्स challenges. It maintains the regional power balance and acts as a bridge between Central Asian energy countries and giant e-commerce status China and India. The country plays crucial role to boost economic trade in the region. Like this is basically the summary of the points of your question जो कि पूछा गया है। अब यहाँ पे इन्होंने मैप थोड़ा सा मैप इंप्रूव कर सकते हैं, बट इट इज अ गुड अटेम्प्ट अगर एक तरह से देखी जाए। और उसमें अगेन उन्होंने वही चीजें एक्सप्लेन की। अगर खाली ये मैप ऐड करते और उसके ऊपर सब्सटेंशिएट ना करते, चीजों को सब्सटेंस ऐड ना करते, तो इस मैप का बिल्कुल फायदा ना होता। और मैंने कई स्टूडेंट्स के ये मैप का कैंसिल भी किए। अब इसमें एक और फर्दर चीज क्या हो सकती थी इसको बेहतर बनाने के लिए प्रेजेंटेशन वाइज, अगर आप भी इसको फॉलो करना चाहते हैं, तो एक लाइन अपनी मेन हेडर के नीचे एक लाइन छोड़ दें, और उसके बाद अगर ये सब हेडर है तो एक और लाइन छोड़ दें, सो दैट आपकी जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ा सा स्टैंड आउट हों और एग्जामिनर को नजर आए, ठीक है। इसी तरह इन्होंने वही चीजें लिखी हैं। एक और इनकी अच्छी चीज क्या थी कि जो फैक्ट्स थे उनको बोल्ड किया गया है और उनको मार्कर से यूज करके उसको लिखा गया है। तो जो हमारे, अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बार बार इन चीजों पे, पेपर प्रेजेंटेशन पे इतना फोकस हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दिस इज द थिंग विच आई लर्न ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड। अब मेरे एग्जाम्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे सब्जेक्टिव में, बट माई कोलीग्स जो मेरे साथ ही तैयारी कर रहे थे, वी हैव द सेम कंटेंट, वी हैव द सेम मटेरियल, ठीक है, एक ही सोर्स से हमने तैयारी की, एक ही चीजें थी हमारे पास, बट दे स्कोर्ड मच बेटर एज कंपेयर टू मी बिकॉज आई लैग्ड इन पेपर प्रेजेंटेशन एंड दे वर गुड इन पेपर प्रेजेंटेशन, और उनके अच्छे नंबर आए। तो दिस इज डू और डाई सिचुएशन फॉर यू, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ही आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब इन पेपर्स को डिस्कस करने के बाद, अब मैं अगर एक और पेपर डिस्कस करूंगा यहाँ पे, तो उसमें आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये वाला पेपर आप देखें,
दोबारा इसके पैराग्राफ हम बात करते हैं, इसमें भी इनके अच्छे नंबर दिए मैंने। लेट मी फाइंड आउट अ पेपर इन विच द मार्क्स आर नॉट लाइक, हाँ, अब ये देखें, एक ये वाला पेपर भी है। अब अगर इस पेपर की बात करें आप, जो कि आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन किया है, अब ये वाला क्वेश्चन था जिसमें अगेन वही चीज की बात की गई। अब जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की डेफिनेशन पूछी नहीं हुई तो वाई वी आर राइटिंग इट, ठीक है। तो ये चीजें, एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखनी। अब ये वाला मैप भी अच्छा है, उन्होंने यहाँ पे उसको भी एक्सप्लेन किया है और उसमें ऐड किया है, थोड़ी बहुत सब्सटेंस ऐड किया है। इसके बाद अब ये चीज देखें, जो आप पैराग्राफ लिखेंगे इसको कहते हैं, ये जस्ट अ फिलर पैराग्राफ है, ठीक है। आपने फिलर पैराग्राफ नहीं लिखने, फॉर द सेक ऑफ टेकिंग स्पेस इन योर पेपर यू आर लाइक राइटिंग अ पैराग्राफ, इस तरह चीजें नहीं करनी। व्हाट यू हैव टू डू, रीड दिस। हम इसको रीड करते हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ ग्रेट पावर्स की बात की गई, सारों ने सेम हेडिंग यूज की है, सबके पास सेम कंटेंट है, बट सी हाउ इट इज मेकिंग अ डिफरेंस। In its neighborhood lies the world power Russia, the rising power India, and the world emerging power China. China's investment in Pakistan due to its neighborhood and strategic location. अब चीज ठीक है, बट हाउ यू आर सब्सटेंशिएटिंग इट। आप इसमें थोड़ा सा और फैक्ट कर दें कि अब चाइना यहाँ पे लिखा आपने, इमर्जिंग पावर चाइना, इसकी जगह लिखें कि द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ चाइना, ठीक है। चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ सी पैक, ठीक है, ये चीज ऐड कर दें। लाइक आपको मैंने ये नहीं कहा कि आपने सिर्फ फैक्ट्स इंक्लूड करने हैं, आप इसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स यूज कर सकते हैं किसी चीज को सब्सटेंशिएट करने के लिए। सी पैक इज एन आर्गुमेंट, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इज एन आर्गुमेंट। अगर हम लिखें इमर्जिंग इकोनॉमी, अगर आप उसको दूसरा वर्ड यूज करके सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, सो इसका मतलब यू आर यूजिंग फैक्ट। यू डोंट नीड टू क्रैम मल्टीपल ऑफ द फैक्ट, सेम एक चीज को मल्टीपल टाइम्स पे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने गेट पे लिखा तापी कोम कासा वगैरह, सो दैट इज फाइन, ये यहाँ पे उन्होंने उसको आर्गुमेंट से एक्सप्लेन कर दिया। नाउ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया एक्ट, पाकिस्तान एक्ट, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर, तो ग्रामर की मिस्टेक्स भी नहीं करनी है आपने। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द साउथ एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया, थस ऑफरिंग लाइक हाउ, कैसे इसको एक्ट करता है ब्रिज को। इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी, द ट्रेड विच कैन पास फ्रॉम इंडिया ऑल द वे फ्रॉम बांग्लादेश, ईस्ट एशियन कंट्रीज, थ्रू द लैंड रूट, can pass from Pakistan to Iran and then to Middle East and then to the European countries. So this can become a route, a connectivity route for these two regions, ठीक है। तो वही चीज को थोड़ा सा आप एक्सपैंड कर देंगे, कंट्रीज के नाम लिख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा, लेकिन आपके नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको पेपर्स में कुछ डिस्कस करनी थी। अब अगर किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो अपने पेपर से रिलेटेड, वो एंड पे पूछ सकता है या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है कि जी मुझे अपने पेपर में ये चीज समझ नहीं आई तो मुझे एक्सप्लेन कर दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम बात करते हैं जेनेरिक चीजें आपके पेपर की, कि कौन सी चीजों पे आपने काम करना है इस वक्त और किस तरह आप अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है सबको? पहले मुझे चैट में ये भी बता दें कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी पहले ये देख लेंगे कि उनको चीजें समझ आ गई हैं, पिछली चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं आप उनको दोबारा भी सुन सकते हैं। जो भी ये सुन रहे हैं लाइव उनको समझ आ गई हैं चीजें। अब हम बात करते हैं कि एक पेपर को हमने किस तरह बेहतर करना है। अब इसमें मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरह की चीजें, मतलब अब ये जो चीजें मैंने सीखी हैं, ये मैंने तब नहीं सीखी जब मैं स्टूडेंट होता था, ये मैंने तब सीखी हैं जब मैंने अपने स्टूडेंट्स के पेपर चेक किए हैं, क्योंकि मैं जब पेपर चेक करता हूँ तो काफी ज्यादा चीजें मुझे न्यू मिलती हैं, लर्न करने के लिए मिलती हैं। और आपके पेपर लाइक देयर वर अराउंड 30 पेपर्स जो मैंने चेक किए हैं, और मुझे पूरा दिन लगा है चेक करने का। करंट अफेयर्स का भी आहिस्ता आहिस्ता मैं चेक कर रहा हूँ, होपफुली इस वीकेंड तक वो भी चेक हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको चेक होके।
तो मतलब अगर मैंने खाली टिक किए हुए हैं, इसका मतलब है कि मैं चीज रीड कर रहा हूँ बीच में, और जो मुझे चीज लगती है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। काफी चीजों पे आपके फोकस किया जाता है, और वही चीज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजों पे फोकस। अगर आप अपने आप को फॉर द टाइम क्रिएट करें क्वेश्चंस को, तो आप बेहतर अंदाजा लगाएंगे, जज करेंगे कि कौन सी चीज को आप नंबर ज्यादा दे सकते हैं, किस चीज को आप नंबर कम दे सकते हैं। ठीक है। तो इट इज अ थिंग विच यू विल लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम। इट इज नॉट अ थिंग कि आपके अंदर अचानक से फूंक दूंगा और आपको आ जाएगी। प्रैक्टिस से आएगी। अब सबसे जो पहली चीज मैटर करती है, जो आपने पेपर के अंदर, पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपने इनकॉर्पोरेट करनी है, the first important thing, and that is the understanding of the question. This is a very important thing. Why this is important thing? Because इससे आपका जो है वो स्ट्रेटेजी सेट होती है कि आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। This will set the strategy के how to attempt this question and how you are going to write the answer. अब जैसे मैंने अभी पीछे आपके सामने क्वेश्चंस डिस्कस किए, उन क्वेश्चंस में अगर आप उनको बाइफरकेट करें, आप उनको रीड करें स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम के, पूछा क्या गया। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपने क्लासरूम पे, जो आप लोगों के साथ हमने क्वेश्चंस दिए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है अभी, उसमें पूछा कि जी डिस्कस जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो मेंशन इट्स चैलेंजेस एंड इट्स इश्यूज। हमने ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आप पीछे ये भी देख रहे होंगे कितने ज्यादा टैब्स मैंने ओपन किए हुए हैं। सो आई ओपन दीज टैब्स टू लाइक रीड द आंसर्स। अब इसमें तो 19 स्टूडेंट्स हो रहे हैं जिन्होंने टर्न इन किया है, बट बेसिकली कुछ ने ईमेल्स भी करनी थी। तो यू कैन सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आई हैव। तो 104 अगर भेजते तो मेरा तो चूमा निकल आता। थैंक यू जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, उन्होंने बहुत एहसान किया मेरे पे। नेक्स्ट टाइम आप लोग लाजमी ये एहसान दोबारा कीजिएगा। जस्ट एक मजाक किया। अब अगर हम ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1, एलैबोरेट पाकिस्तान इज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया। अब ये एक फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने एलैबोरेट करना है। उसको कैसे एलैबोरेट करेंगे, बेस्ट पे क्या मैप बना देंगे। दूसरा, उसमें जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस का पूछा गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था। इसमें पूछा गया देयर इज क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान सिंस इट्स क्रिएशन। अब इसमें स्टूडेंट ने क्या किया, नेशनल इंटीग्रेशन को डिफाइन करना शुरू कर दिया, चैलेंजेस बताना शुरू कर दिए, पूछे ही नहीं हुए। अब सिर्फ पूछा हुआ क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है। ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड करें, दिस इज द फर्स्ट पार्ट बट नॉट द मेन थिंग। इसके साथ ये नहीं पूछा हुआ डिस्कस करें, एलैबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, ठीक है, एनालाइज करें। सो दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, दिस इज सिंपली आस्किंग यू कि भाई अपना माइंडसेट। आपको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल इंटीग्रेशन का क्राइसिस है, तो उसने मान लिया है। एग्जामिनर खुद कह रहा है। अब उसने मेन चीज आपसे ये पूछी है कि व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। उसने कहा भाई सिर्फ मेजर्स बताओ, बाकी चीजें आपसे नहीं पूछी। तो इस पे स्टूडेंट्स ने चैलेंजेस लिखना शुरू कर दिए, फिर मेजर्स लिखना शुरू कर दिए। मतलब 5 पेजेस में पहले आपका इररेलेवेंट आंसर, और उसके बाद जाके आपका मेन आंसर। सो दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच टू आंसर। ठीक है। तो आपने पहली चीज क्या है अभी जो जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, कि यू आर गोइंग टू राइट द आंसर बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जो पूछा है उतना ही बताना है। उसके बाद दूसरी चीज है जो आप करेंगे, आप करेंगे मेक रफ आउटलाइन। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन आर्टिकुलेटिंग योर इंट्रोडक्शन। क्योंकि दिस इज द थर्ड थिंग जो कि आपने करना है, कि राइट स्ट्राइकिंग। अब स्ट्राइकिंग वर्ड मैं डेलिबरेटली यूज कर रहा हूं। राइट स्ट्राइकिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू राइट अ स्ट्राइकिंग इंट्रोडक्शन?
अगर आपके थॉट्स ही एनल उसको आप एक जगह पे टेम डाउन नहीं करेंगे, एक जगह पे पुट इन नहीं करेंगे, तो आप स्ट्राइकिंग इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते। इट इज द सेम थिंग एज ऑफ योर एसे, ठीक है। तो जो मेरी एसे की प्रैक्टिस थी उसने मुझे यहाँ पे काफी हेल्प किया। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द पॉइंट टू, यू आर गोइंग टू मेक रफ आउटलाइन एट द बैक साइड ऑफ योर पेपर, जो कि आपके पास गिवन है उसके ऊपर सिंपल आप लिख लें रफ वर्क, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ, आप उसकी रफ आउटलाइन से बना लें जल्दी जल्दी से, गंदी गंदी राइटिंग में, ताकि आपका टाइम जाया ना हो। अब उस आउटलाइन को यूज करके डिफरेंट हेडर्स हैं, उन हेडर्स को देखते हुए उनको कनेक्ट करते हुए आप एक इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, और इस तरह आपका एक स्ट्राइकिंग इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा, जिसके अंदर सारे आपके एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे आपके क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में सिर्फ एक डिफरेंस मेजर होता है कि इंट्रोडक्शन आपका ओपनिंग जो है वो सीन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी इंट्रोडक्शन क्या प्रोवाइड करता है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है इंट्रोडक्शन में, और जो लास्ट पार्ट होता है उसके ऊपर थोड़ा कम एम्फसाइज होता है, ठीक है। वो सिर्फ क्लोजिंग सेंटेंसेस के तौर पे यूज होता है, और उसमें हम इतनी ज्यादा उसके ऊपर एक्सपेंशन नहीं करते। कंक्लूजन में क्या करते हैं, हम बताते हैं भाई ये इश्यूज हैं, अब इसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया, ठीक है। जो भी इशू होते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन इशू बेस्ड ही होते हैं, कोई इसके अलावा तो आ नहीं सकते। और फिर एंड पे कंक्लूजन देते हैं कि भाई ये अगर इम्प्लीमेंटेशन चीजें हो जाएंगी या इस तरह हो जाएंगी तो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल रहेंगी, अगर नहीं होंगे तो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल फॉर एग्जाम्पल नहीं रहेंगी। तो दैट इज द मेजर थिंग आई हैव एक्चुअली रियलाइज्ड कि दिस इज द मेन डिफरेंस वी हैव बिटवीन कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन। तो अभी तक हमने तीन चीजें देखी, आपने अंडरस्टैंड किया क्वेश्चन को, उसके बाद आपने आउटलाइन थोड़ी सी रफ बना ली और एक इंट्रोडक्शन लिख दिया स्ट्राइकिंग सा, और एक जो आपका क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है, इट शुड बी ऑफ अ क्वार्टर पेज, ठीक है। कोई पूछता ना कितने का होना चाहिए, क्वार्टर पेज या हाफ पेज, आपके एग्जाम का जो हाफ पेज है वो भी बहुत ज्यादा, भाई आप आ जाए हेडिंग्स पे छोड़ दें बस। आपने सिंपल उसको बताना है कि भाई ये इंट्रोडक्शन है, उसको लेके आना है ताकि वो आपका क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दे, फिर उसके बाद आपकी हेडिंग्स पे मूव कर दे। ऐसा नहीं आपने करना कि बिल्कुल ही डायरेक्ट हेडिंग से स्टार्ट कर दें, वो एक अच्छा आर्टिकुलेशन नहीं होती आंसर की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दें, लेकिन 2 पेजेस का नहीं होना चाहिए इंट्रोडक्शन, या 3 पेजेस का। इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ क्वार्टर पेज, ताकि भाई बस ठीक है मैंने लिख दिया, मुझे आता है। फोर्थ नंबर पे आपने, अब इंट्रोडक्शन हो गया, सारी चीजें हो गई। अब फोर्थ नंबर पे आपने ये देखना है कि यार मुझे कोई इंट्रोडक्शन से पहले कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे हिस्ट्री का है, प्री पार्टीशन का है, या कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, या कोई ऐसी चीज है जिसका मुझे रेलिवेंट अगर कोटेशन आती है जहन में, जैसे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है तो कायदे आज़म की कोटेशन याद आ जाएगी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो स्टीफन पिकॉन की याद आ जाएगी। इसी तरह कोई डेमोक्रेसी से रिलेटेड किसी की कोटेशन आ गई, वो टॉपिक आ गया तो वो यूज कर लिया। कोई पाकिस्तान के रिलेशन आ गए किसी कंट्री के साथ, तो किसी एनालिस्ट का आपने कोटेशन यूज कर ली, जो मैंने आपको शेयर दी होती है स्लाइड्स में। अगर वो याद हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बजाय इसके कि आप गलत लिखें, आप ना लिखें। अब उसके बाद जो चौथी चीज आप करते हैं वो ये करेंगे कि आप जो अपने हेडर्स होंगी, जो आपके हेडर्स होंगे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगे। अब फॉर एग्जांपल किसी कोई लिखेगा जैसे चैलेंजेस, एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन था कि चैलेंजेस बताएं, तो आप किसी ने हेडिंग दे दी चैलेंजेस, मतलब दिस इज नॉट द हेडिंग। चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सेमीकोलन डाल के आप लिख सकते हैं अ लायबिलिटी एंड अकर्स। थोड़ा सा उसको आप बेसिकली क्या करें, थोड़ा सा आप उसको लिटरेरी स्टाइल दें अंदर, थोड़ा सा उसको ये दे दें कि भाई हाँ, मेरा जो आप हेडिंग्स पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा। मतलब एग्जामिनर भी चस्के ले रहा होता है आपके पेपर देख के, हाँ उसका पेपर अच्छा है, कंपटीशन है ना। एग्जामिनर ये नहीं देख रहा होता वो उसने बहुत ब्रीफ डिटेल के लिखी होंगी पेपर के अंदर जाके, इन पैराग्राफ के अंदर जाके, नहीं। वो हेडिंग्स पहले आपकी पड़ेगा, तो हेडिंग्स को थोड़ा सा इतना भी ना अट्रैक्टिव बनाए कि ऐसे वर्ड्स डाल दें जो कि एग्जामिनर का यार ये तो ऐसे लिखने लग गया है। करंट अफेयर या पाक अफेयर ही लगे क्वेश्चन आपका जो है, लेकिन थोड़ा सा उसको स्लाइसेस दे दें, टच दे दें कि भाई मेरा अच्छा है, आपको हाइलाइट्स नजर आएंगे।
अब हेडिंग के अंदर आपने थोड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दे दी। आपको पेपर मैंने अच्छे भेजे हुए हैं, मॉडल पेपर्स, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट हुए अच्छे स्टूडेंट्स के, आप उसको देख लीजिएगा। तो वो आप लोगों का अपना काम है निकालने का और प्रैक्टिस करने का, वो नहीं मैं बताऊंगा कि इसको कैसे लिखना है। इंग्लिश तो आप सबको खुद आनी चाहिए ना। अब 5वें नंबर पे आपके जो पैराग्राफ्स है ना, उसके अंदर आपने सपोर्ट करनी है बाय फैक्चुअल आर्गुमेंटेशन। ओह माय स्पीड इज इंक्रीजिंग अगेन, राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी स्पीड हो गई थी मेरी। अच्छा, इंट्रोडक्शन आपने किस तरह लिखना है, जिसमें पैराग्राफ के अंदर आपका सपोर्ट करना है फैक्चुअल आर्गुमेंटेशन थे। अब इसके एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी जब हम डिस्कस कर रहे थे पेपर, दो आपके साथ पेपर डिस्कस किए। एक के अंदर उसने लिखा कि जी पाकिस्तान इज क्लोजली, पाकिस्तान इज लोकेटेड विद a close proximity of emerging India and rising China, and it has a very good location. No, this is not a paragraph. अगर यही चीज जो मैंने बोली है हम लिखेंगे तो 3-4 लाइनें भर जाएंगी, आप कहेंगे चलो जी स्पेस भर गई है, काम खत्म। इस तरह नहीं करना आपने। आप इसके अंदर कोई फैक्ट ना चाहे यूज करें, आप ये लिख दें कि यार पाकिस्तान इज लोकेटेड विद द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड and provides it easy access to the warm waters through the Pakistan and through its project CPAC. ठीक है। On the other side, it is bordered with Iran, which is energy rich, and on one side of it, it has an emerging economy in the form of India, and it needs abundant resources of oil and gas which can be provided by Iran by Pakistan। मतलब ये चीजें अंडरस्टैंडेबल हैं, लेकिन हमने उसमें लिखनी है ताकि उसको पता लगे कि भाई इसको चीजें आती हैं। ये खाली हेडिंग याद करके नहीं आया हुआ है, या खाली हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर स्पीक्स आउट आपका करे, ठीक है। उसके बाद आपने जो चीजें ऐड करनी है, इसके अंदर आप आर्गुमेंट्स को किसी तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं। फैक्ट के साथ कर सकते हैं किसी, लेकिन फैक्ट के साथ करेंगे तो सोर्स लिखेंगे कोई भी आप, ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई बुक का रेफरेंस देना है तो बुक का ऑथर लिखेंगे या बुक का नाम लिखेंगे कि ऑथर इस बुक में ये कहता है या इस बुक के अंदर ये चीज लिखी हुई है, ठीक है, कोई ना कोई चीज याद हो। ये ना कहेंगे कि इट इज बीइंग रिपोर्टेड इन अ बुक, ठीक है, दिस तो बुक का नाम आना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा सा। तो ये चीजें इस वजह से तो इसको कंपटीशन एग्जाम कहते हैं, क्योंकि सारे लोग जो है कंपटीशन के माइंड से आए होते हैं ना, तो कॉम्पीट कर रहे होते हैं। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा सर कंटेंट तो सेम होता है, तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो फिर तो हम उनको सेम मिलता है, तो जेलसी होती है उनको और वो कहते हैं ये तो नुकसान हो गया, सिर्फ हमें मिलना चाहिए। तो इसका सिर्फ आंसर ये है कि अगर एक चीज पूरे के पूरे 1000 एस्पायरेंट्स को भी एक ही चीज मिल जाए ना, 1000 डिफरेंट आंसर्स उस एक चीज के बन सकते हैं। तो यू नीड टू नो के वेयर यू कैन स्टैंड आउट, एंड पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक is one of the most important thing which makes you stand out from rest of the aspirants, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशली मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, कुछ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि वो बिल्कुल इस तरह के कीड़े मार के आते हैं ना, जिस तरह वो दवाइयां लिख के दे रहे होते हैं, तो उस तरह फिर उनको डिसएडवांटेज हो जाता है। इसी तरह इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, वो ना कोई मार्कर यूज करते हैं ना कुछ यूज करते हैं, 2 पेन से आप लिखा है, काले पेन से नीले पेन से, वो काम हो गया। तो काम तो हो जाएगा, पास भी हो जाएंगे, किस्मत अच्छी होगी, एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा तो आपको नंबर भी अच्छे दे देगा। लेकिन हम किस्मत पे चीजें क्यों खेलें? हम क्यों कहें कि उस दिन जो है वो सूरज नहीं निकलेगा और चांद डूब जाएगा, और मशरिक से नहीं निकलेगा मगरिब से निकलेगा, तो ये लक मेरे लिए अच्छी होगी। लाइक व्हाई वी remain all these things, why we put all these things on our luck? If we can work on it then we should work on it, ठीक है, और फिर चीजें आप किस्मत पे छोड़ें। अच्छा जी, अब 6 नंबर पे आपका जो है आपने इसमें ऐड करने हैं, ऐड मैप्स, ठीक है, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, ठीक है, ये ऐड कर सकते हैं। अब एक ऐड करने का एक तरीका होता है। किसी ने ऐड किया हुआ था, आई विल नॉट मेंशन द नेम, मुझे खुद भी नहीं याद, कि जी एक पैराग्राफ उसमें यहाँ पे लिख दिया बॉक्स बना के, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया पूरा, फिर उसके बाद यहाँ से एरो निकाला
और एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ से एरो निकाला, एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया, और मतलब वो चीजें हैं तो आप 1/4 ऑफ पेज पे लिख सकते हैं, उस वो आपने एक पूरे पेज पे लिख दी। तो एग्जामिनर कहेगा भाई मैं बुद्धू नहीं हूँ, जो आप समझ रहे हो कि आपने 10 पेजेस लिख दिए हैं और इस तरह के पेजेस भर दिए हैं, तो वो इसको डिसएडवांटेज आपको ये आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, आपने लिखना है तो आप इसमें पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें, ठीक है। इस तरह आपने कोई चीज लिखनी है तो आप बेसिकली कोई भी चीज लिख रहे हैं तो पहली चीज है आप मैप ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट कर दें, या आप टेबल बना लें। टेबल भी एक तरीके से बनता है, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि हाथ से लाइनें लगाना शुरू कर दें, स्केल लेके जाएं, वहां से लाइनें लगाएं, कॉलम की एक हेडर मार्कर से दें, दूसरे की भी मार्कर से दें, नीटली उसके अंदर चीजें लिखें और फिर उसके अंदर टेबल बना लें। या फ्लो चार्ट जब आप बनाना है तो आप इस तरह बनाएं कोई जो प्रोसेस शो कर रहा हो, कि जी फॉर एग्जांपल जो प्रोसेस है पॉवर्टी साइकिल है, ठीक है, साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, उसके अंदर कुछ चीजें लिखें फिर उस तरह आए, ठीक है, फिर दूसरी चीज लिखें फिर इस तरह आए, ठीक है। जैसे पहली है कि आपके पास मैल नरिशमेंट है, ठीक है, मैल नरिशमेंट। अब इसके ऊपर यानी इस कॉलम के ऊपर आप लिखें कि इससे क्या होता है, इससे आपका जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती मैल नरिशमेंट से। उससे क्या होता है, उससे आपका जो है वो कॉम्पीट नहीं कर सकेगा मार्केट में, अनेबल टू compete इन मार्केट, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे होगा कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि विल रिमेन पुअर, ठीक है। फिर वहां पे स्टेट पे डिपेंडेंट हो जाएगा, स्टेट उसको मेडिकल हेल्प वगैरह प्रोवाइड करेगी। फिर उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, या वो फैमिली प्लानिंग नहीं आएगी क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा चीजों का। मतलब ये मुझे भूल गया हूँ पॉवर्टी सर्कल, लेकिन इस तरह की चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। मतलब इस तरह की चीजें लिखें जो आप खुद बाद में उसको देखें ना तो आपको लगे कि हाँ यार मैंने चवल नहीं मारी, मैंने ठीक लिखा है। तो ये चीज आपको होनी चाहिए, क्योंकि मैं मार के आता था पेपर में और इस वजह से मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आए कभी कभी। तो क्योंकि मैं इस तरह के बोंगियां वगैरह मार देता था, तो आपने नहीं करनी, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं। तो मार हम सकते हैं पेपर में जाके, पास भी हो जाएंगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन अगर हम एक अच्छा स्किल सीख सकते हैं तो हम सीखें। अच्छा, उसके बाद ये चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट आपने करनी है। फिर आपने जो है वो यूज करना है मार्कर्स का, यूज ऑफ मार्कर्स, ठीक है। अंडरलाइन करें हेडिंग्स को, स्केलिंग करें पेपर में। स्केलिंग के लिए 10 मिनट पहले एग्जाम सेंटर में चले जाएं, वो आपको शीट दे देंगे, बैठ के स्केलिंग करते रहें। तो ये वो चीजें हैं जो ओवरऑल आपके पेपर को, एक प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करती हैं, और साथ साथ आपका एक आंसर भी रेलेवेंट बनाती हैं। तो मेरे ख्याल से यही 6-7 चीजें अगर आप अपने जो है ना वो एक पेज पे लिख लें और जहन नशीन कर लें, और आप कभी भी जब पेपर अटेम्प्ट करने लगे हो तो ये चीज देख लें, अभी जो जब टेस्ट करेंगे किसी भी चीज के, तो आपकी ये चीजें बेहतर होंगी। अब एक और चीज बताऊं कि सिर्फ जो पाकिस्तान अफेयर स्पेसिफिक चीजें हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर चीजें कैसे बनाती हैं, कंटेंट से बनाती हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया। इंट्रोडक्शन से बनाती हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ कोटेशंस ऐड होनी चाहिए, कुछ हिस्टोरिकल एनालिसिस ऐड होने चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। इसके अलावा जो पाकिस्तान अफेयर्स में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्जामिनर को भी पसंद है, कि वो अगर हिस्ट्री का उसने कोई क्वेश्चन दे दिया है तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे जहन से स्किप हो रही थी, कि इसमें आप मोर फोकस दें ऑन राइटिंग पैरास एंड लेस ऑन राइटिंग बुलेट्स। मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक क्वेश्चन लिखा, एक हेडिंग के नीचे बुलेट्स बुलेट्स बुलेट्स, दूसरी के नीचे बुलेट्स बुलेट्स बुलेट्स। उससे ये तो है कि ज्यादा कंटेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान अफेयर का पेपर नहीं लगता। पाकिस्तान अफेयर्स का थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसको फॉलो करें कि पैराग्राफ आएंगे, उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं बुलेट्स थोड़े से, लाइक 70% आप यूज कर लें पैरा फॉर एग्जाम्पल, और 30% आप यूज कर सकते हैं बुलेट्स, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स वगैरह के अंदर ऐड कर दें। लेकिन ये ना हो कि लास्ट अगर क्वेश्चन आखिरी पार्ट रह गया है, कोशिश करें कि वो उसके अंदर बुलेट्स आपने ऐड कर दी हैं और क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है।
आपको अगर टाइम नहीं मिला तो एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन 3 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे किए हैं, पैरा लगाते रहे हैं, और चौथे क्वेश्चन में आपके सिर्फ बुलेट्स बुलेट्स बुलेट्स, तो दैट विल नॉट गो वेल विद द एग्जामिनर, और आपका जो कंपैरिजन है अपने पिछले क्वेश्चन के साथ ही, उसकी वजह से भी आपके लास्ट क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिल सकते। तो ये वो चीजें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। पाकिस्तान अफेयर्स का ऑलरेडी कंटेंट आपके सामने शेयर कर दिया है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो भी हमने नहीं शेयर किए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें लोकल गवर्नमेंट है और गवर्नेंस वाले इश्यूज हैं या ये चीजें हैं, कुछ मैं शेयर कर दूंगा। और कुछ अभी 2-3 हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें हमने पाक ईरान रिलेशंस करने हैं और बलोचिस्तान वाला करना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अगर कोई 1-2 टॉपिक रह गए तो मैं अगले सेशन में वो चीजें आपको शेयर कर दिया करूंगा। शीट्स आपको एक्स्ट्रा पेपर में बहुत ज्यादा मिल सकती हैं जितनी आप लें। किसी ने क्वेश्चन किया कि सिर्फ मेरे नोट्स कंसल्ट कर लें पाकिस्तान अफेयर्स के तो ये इनफ है, तो मेरे ख्याल से अगर आप यही कंसल्ट कर लें और याद कर लें तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप कुछ और कर सकें, या सिर्फ आप पाकिस्तान अफेयर्स करते रहेंगे और बाकी चीजें आप नहीं करेंगे। तो आपको देखना भी, बैलेंस भी तो करना है ना बाकी सब्जेक्ट्स को। मैं नहीं कहता कि ये चीजें बहुत ही बेस्ट है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चीजें इनफ हैं आपके पेपर के लिए और आप पास हो सकते हैं, ठीक है। जी। आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्वेश्चन कर लें हैंड रेज करके। किसी ने कहा कि पेपर में पैराग्राफ फ्लो में लिखते हैं, लाइक थीसिस स्टेटमेंट ये वो। नहीं, लाजमी नहीं है, इसमें कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपने इसको सब्सटेंशिएट करना है जो आपने पॉइंट लिखा है। जी, किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली रेज योर हैंड। समझ आ गई आज की चीज की जो मैंने एक्सप्लेन किया है? अच्छा अभीरा, आपने क्वेश्चन किया कि हाउ फार इट इज ट्रू दैट अटेम्प्ट क्वेश्चन इन दिस वे 1342, व्हाट डज इट मीन 1342? जी, यू मे रेज योर क्वेश्चन एंड आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट। सर इसका मीनिंग ये है कि मुझे किसी एक टीचर थी जो मेरी इस्लामिक स्टडीज की, उन्होंने मुझे कहा था कि क्वेश्चन जिस तरह 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट पे आपने अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन होगा जो आपको 100% बहुत अच्छा आता है। सेकंड पे वो करना है हम्म। जो आपको 25 या परसेंट आता है या 50% आता है। थर्ड पे आपने वो करना है जो आपको 25% आता है। और जो लास्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन है जो आपको 75% आता है। ये बर्गर स्ट्रेटेजी है कि ऊपर और नीचे जो क्लोजिंग और स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो बेस्ट होने चाहिए, दरमियान में जो है वो आप लगा दें बेशक जो आपके थोड़े से कम तैयार हैं। यही चीज मैंने भी फॉलो की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसको ये हम कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है उसमें पहला डेफिनेटली हम वही करते हैं जो हमें आता हो, हमें कॉन्फिडेंस आता है, ये दिस इज नेचुरल। दूसरा हम वो करते हैं जो हमें ज्यादा आता है। अब मोस्टली जो मैं करता था वो तीसरे पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता था कि यार चलो तीसरा जो है ना वो कर दूंगा, लेकिन वो चौथा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता था मेरे से। वो कैसे कॉम्प्रोमाइज होता था कि भाई आप, दिस इज नेचुरल, लाइक आप जितना मर्जी इसमें प्रैक्टिस कर लें टाइम मैनेजमेंट की, पेपर में आपके साथ जाके इस तरह के मामला हादसे होते ही होते हैं कि आखिरी क्वेश्चन में 15 मिनट रह गए या 20 मिनट रह गए, आप जितने मर्जी मास्टर बन जाएं। यस, हमारे पास कुछ सुपर हीरोज होते हैं जो अच्छा मैनेज करते हैं, लेकिन मेरे से एटलीस्ट ये चीज मैनेज नहीं होती थी। तो मैं बेसिकली वो क्वेश्चन में कर लूं पहला दूसरा तीसरा जो अच्छा हो, क्योंकि चौथे पे तो ऑलरेडी हम जो है ना हमारा टाइम नहीं मिलेगा, तो वो वाला क्वेश्चन जो मुझे अच्छा भी आता है और वो मैं इसके छोड़ दूं कि टाइम ही ना मैनेज हो, तो थर्ड तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होगा, फोर्थ भी हो जाएगा।
तो दिस इज कंपटीशन, आपने पहले पेपर को एनालाइज करना है। इट डिपेंड्स ऑन पेपर, इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजी कि हमने यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो आपका कोई पेपर आपने देखा आपको 4 की जगह 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए तो बड़ा इजीली है इसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। लेकिन आपने कोई पेपर देखा जिसमें तो आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो फिर आप जो मर्जी अटेम्प्ट कर लें, इट विल बी लाइक वाइज। लेकिन कई दफा ऐसा हुआ कि आपको जो है ना 2 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो दोनों को पहले ही रखेंगे क्योंकि अच्छे आते हैं तो आप लिखेंगे। और थर्ड पे आप वो छोड़ेंगे क्योंकि जो आपको नहीं आते, क्योंकि टाइम भी चल रहा होता है ना, ये तो नहीं अनलिमिटेड टाइम है बैठे हैं रात तक और करते रहेंगे। तो अगेन ये चीज पेपर टू पेपर वेरी करेगी। और आपने सिर्फ ये रखना है कि जो आपको बेस्ट आता है उसको आपने लिख लेना है। हर कई दफा ऐसा होता है कि आखिरी क्वेश्चन आप वो छोड़ देते हैं जो आप समझते हैं कि इसको मैं यार कम टाइम में ज्यादा जल्दी लिख सकता हूँ, इट्स फाइन आप लिख लें। या मेरे पास टाइम कम है तो मुझे इस पे आता भी कम है, चलो इसको एंड पे देख लेंगे। तो इस तरह आप चीजें जो है ना वो लिख सकते हैं और ये आपके पेपर टू पेपर वेरी करेगा। मतलब सर ये मत नहीं होगी साबित। नहीं, कोई कारामन नहीं होगी आपके। अगर आप इस माइंडसेट से जाएंगे तो फिर तो आप यही सोचते रहेंगे अच्छा ये मुझे आता है ये नहीं आता, लेट्स से एट द एंड आपके पास टाइम ना बचा और आपका वो भी तो क्वेश्चन अच्छा आता था, वो भी तो आप सेक्रीफाइस कर लेंगे। 75% आने का मतलब है बहुत अच्छा आता है। और 75% आप तब भी उसको अच्छा कर, उतना टाइम ही होगा। टाइम आपके पास बचा 15 मिनट और आपको आता है 75%, तो उसको भी फिर आप 50% आ रही उसको लिख के आएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। जी। और जी किसके क्वेश्चन हैं और बताएं। आज मैं क्वेश्चन सुनूंगा आप सबके जिसके भी हैं। हाँ, जब कोई भी क्वेश्चन आए तो फिर भी अटेम्प्ट करना होता है, बिल्कुल करना होता है आपने। पेपर खाली तो नहीं छोड़ के आएंगे। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए गाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप पहले अगर आपने एमसीक्यूज याद करना है तो आई रिकमेंड यू कि आप पास पेपर के सारे एमसीक्यूज याद करें, उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। दूसरे नंबर पे एमसीक्यूज के लिए पाकिस्तान अफेयर्स की एक बुक मिलती है, स्मार्ट सीरीज बाय कारवान। लिख लें नाम इसका, स्मार्ट सीरीज बाय कारवान। वो परचेज अनकॉन्शियस माइंड में कभी ना कभी चले जाएंगे, ठीक है। आपने रट्टा पक्का जिसको है वो लगाना है पास पेपर्स का। और जो दूसरी बुक मैं कह रहा हूँ उसमें एमसीक्यूज वन लाइनर लिखे होते हैं सारे, उसको देख लें, अगर आपको याद होते हैं तो फाइन, अगर नहीं होते तो पास्ट पेपर्स में से भी रिपीट हो जाते हैं। किसी ने कहा प्रेसी को एंड पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अरीबा मैंने अपने प्रेसी पेपर में उसके लिए जगह छोड़ दी थी क्योंकि पहला क्वेश्चन था, पहले पेज पे 2 पेज छोड़ दिए थे मैंने। लेकिन मैंने एक एक दफा अटेम्प्ट में उसको, जब तकरीबन 1 घंटा रह गया तो लाइक 1.5 घंटा रह गया तो अटेम्प्ट किया। एक अटेम्प्ट में मैंने उसको जो है वो पहले अटेम्प्ट कर लिया था। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर पेपर प्रैक्टिस, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, आंसर को कंक्लूड कैसे करेंगे शफीक? आंसर को हम कंक्लूड करेंगे, फोकस जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें ज्यादा फोकस होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, कंक्लूजन वाले में लास्ट पॉइंट पे करेंगे और थोड़ा सा वे फॉरवर्ड वाली चीजें भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा किरत, जैसे आपने पूछा कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी है देयर इज अ क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, आप चाहे इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दें या उसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट ऐड वन टेबल कि क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान अ हिस्टोरिकल ओवरव्यू। एक टेबल यानी लेस देन अ पेज उसमें कंज्यूम हो, बिकॉज दिस इज नॉट द मेन क्वेश्चन, ठीक है। ओके, लरेब आपका क्या क्वेश्चन है? आई एम unable to read it। यहाँ पे हमने दिया एक्सप्रेशन बुक, ओके।
एक्सप्रेशन डायरी, हाँ। जी, एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव। दूसरा मॉक आपका नेक्स्ट वीकेंड लूंगा, ठीक है। उसको नहीं लिखना, हमने जो पूछा हुआ है वही लिखना है। स्लाइड में तो सारा कुछ गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है हमने वही लिखना है। जी, आई एम टर्निंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, यू कैन आस्क another question, other questions if you have.